पूरे पाकिस्तान में इस वक्त खुशी का माहौल है। एक ऐसा पल आया पूरे पाकिस्तानियों के लिए जो पूरे उनका गर्व से उनका सर ऊंचा कर देगा। पाकिस्तान दुनिया के मंच पर चौधरी बनकर उभरा है। ईरान और अमेरिका का युद्ध जो चल रहा था उसमें ऐतिहासिक समझौता लगभग 99% हो चुका है और इसको कराने वाला बना है कौन? तो वो है पाकिस्तान। जेनेवा में होने जा रहा है 19 तारीख को यह समझौता। इस समझौते का नाम दिया जाएगा इस्लामाबाद समझौता। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, पहले थोड़ी सी हेडलाइंस पे एक नज़र डाल लेते हैं। जेनेवा में साइन होगी यूएस और ईरान की पीस डील, शहबाज खुश क्यों हैं? रीजन है, बताएंगे। अगली बड़ी खबर है, लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा इजराइल। देखिए, जो पीस टॉक की बात चल रही है ना, इसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा है, ईरान बार बार अड़ा हुआ है, अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है। हालांकि हमने 3-4 दिन पहले जो एपिसोड करी थी उसमें बात क्लियर बताई थी कि ईरान अड़ा हुआ ही है कि लेबनान के मुद्दे पे, कि जब तक लेबनान को आप शामिल नहीं करेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। अब ईरान अमेरिका इस पे मान गया है कि हाँ भाई, लेबनान से इजराइल अपनी सेना वापस कर लेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया है हम अपनी सेना वापस नहीं बुलाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर पे आते हैं। बांग्लादेश ने क्यों किया भारतीय राजनयिक को तलब? ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। ये आज भारत आ रहे थे, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इसको लेकर बांग्लादेश की सरकार ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त हैं उनके किसी अधिकारी को तलब किया है। चौथी बड़ी खबर ये है, फ्रांस से मोदी जी विदेश के दौरे पे गए हैं, फ्रांस गए हैं, एक और कोई देश है स्लोवाकिया शायद है, वहाँ गए हुए हैं। 6 दिन की यह दौरा, इसमें 114 राफेल की डील होने वाली है। इसके अलावा कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। ठीक, यहाँ एक और बड़ी मीटिंग होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि फ्रांस जो है G7 देशों का होस्ट कर रहा है, जो उनकी बैठक होती है उसको होस्ट कर रहा है। भारत इसमें अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया है। पांचवी बड़ी खबर यह है, बांग्लादेश में भगवान राम की जो सबसे बड़ी प्रतिमा बन रही थी ना, अब वहाँ कट्टरपंथियों का विरोध इतना बढ़ गया है, जमात का प्रभाव इतना हो गया है कि सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। चलिए इस पे विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज बेल्ट का खास शो दुनिया जंक्शन। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने यहाँ लोगों को कहा कि उनका देश स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित किए जाने वाली समारोह की मेजबानी करेगा। चूंकि ये पीस डील जेनेवा में साइन होगी, लेकिन इसे इस्लामाबाद समझौता नाम दिया जाएगा। ठीक, हमने 3 दिन पहले इस पे बहुत विस्तार से बनाया था, स्लाइड आपको दिखाया था कि कैसे कैसे किन किन मुद्दों पे ईरान ने अमेरिका को झुका दिया है। सिर्फ एक ही मुद्दा है जिसपे अमेरिका जीता है, वो है कि परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, जो ईरान पहले से कहता आ रहा था। अब शहबाज ने पाकिस्तान को मध्यस्थ बताया है, कह रहे हैं कि हमने इसकी मध्यस्थता की। बात सही है, अमेरिका और ईरान के बीच जब से युद्ध छिड़ा, इसकी बुनियाद थोड़ा सा पहले लेके चलते हैं। जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया, ग्रेट फील्ड मार्शल बोला, तमाम चीज, बहुत सारी बातें कही, तमाम उपाधियां दी गई उनके लिए। व्हाइट हाउस में भोज भी आयोजित किया गया था, आप न्यूज अगर देख रहे होंगे ध्यान होगा। ठीक, अब यहाँ एक और चीज खुल के सामने है, वही करीबी का फायदा उठाकर आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसमें कतर और थोड़ी बहुत ओमान की भी भूमिका थी, लेकिन बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओमान को ही झटका दिया, कहा कि इतना बम मारेंगे कि मिडिल ईस्ट में भूल जाओगे कि ईरान का जो हाल है उससे भी बुरा हाल करेंगे। क्यों किया, अगले किसी एपिसोड में बताएंगे। अब देखिए क्या है, जेनेवा के शांति समझौते में प्रमुख जो टॉपिक्स हैं, ये स्लाइड फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ ही स्लाइड रिपीट कर रहे हैं। ज्यादा जानना हो तो पिछले वीडियो में जाइए, जरूर देखिएगा। युद्ध से कूटनीति की वापसी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमलों को रोकने और युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई है। कई दिन से कह रहे हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं, डील के करीब, बहुत करीब है। दोनों देशों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन की गई है, की जाएगी, माफ कीजिएगा, जेनेवा में होगा ये सारी चीजें। यह फ्रांस में G7 जब हो रहा है उसी दौरान
बहुत करीब है। और चूंकि फ्रांस में G7 समिट में हिस्सा लेने ट्रंप भी जाएंगे, पाकिस्तान भी जाएगा, ईरान भी जाएगा, अगर गेस्ट के तौर पे बुलाया गया होगा ईरान को, मुझे ध्यान नहीं है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, वहां से ये बहुत करीब है, चूंकि स्विट्जरलैंड पास में, ये दोनों यूरोप के कंट्री हैं। अब देखिए अब मामला क्या फंस रहा है। वाशिंगटन कह रहा है सैन्य कार्रवाई के विकल्प को रोककर कूटनीतिक चैनल का उपयोग किया। वाशिंगटन ने, मतलब अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई को रोक दी। देखिए जानते हैं हुआ क्या है, एक्चुअल में ये बहुत परेशान हो गए थे। इनके पास जितने भी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर थे ना, सबको ईरान मार रहा था बहुत सस्ते दाम में। ईरान के पास थे आत्मघाती ड्रोन, इनको रोकने के लिए इनको 200 करोड़ की मिसाइल खर्च करनी पड़ रही थी। ये युद्ध अमेरिका की औकात से बाहर का होता जा रहा था। और एक जो दबदबा था ना, सो कॉल्ड दबदबा, पूरे मिडिल ईस्ट के जो ईरान के पड़ोसी देश हैं, खाड़ी के जितने भी देश हैं, जितने भी ऐसे कहें कि जितने भी सुन्नी देश हैं, सारे देशों में ईरान का अपना अमेरिका का अपना बेस मौजूद था। इन सभी बेसेस को हिट किया ईरानी मिसाइल्स और ईरानी ड्रोन्स ने, वो भी बहुत सटीकता से। ठीक, अब इस पे वाशिंगटन का हालत खराब था। अब अपनी चौधरीगिरी बचानी है तो उसने कूटनीतिक चैनल का सहारा लिया। अब तेहरान क्या किया इसमें, बोला हम तुमसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, जब तुम हार ही रहे हो तो हम तुमसे डायरेक्ट बात कभी नहीं करेंगे, बात होगी थर्ड पार्टी के थ्रू। जैसे कहते हैं ना, दो लोग लड़ते हैं, तीसरा कोई मध्यस्थ बनता है, तो यही मध्यस्थ बना इसमें पाकिस्तान और कतर। अब इसने क्या किया, पाकिस्तान के थ्रू अपनी सारी मांगे लगभग मनवा लिए। ठीक, अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है, अगली बड़ी खबर क्या है, 6 चीज है। 60 दिन की सीजफायर होगी दोनों देशों के बीच में। ठीक, होमरुज जलडमरू मध्य का खुलना पहली शर्त है, क्योंकि वहां पे अमेरिका भी अपनी दादागिरी कर दिया है, नाकेबंदी कर दिया है, और आरोप लगा रहा है कि ईरान ने वहां पे बारूदी सुरंग बिछा रखे हैं, जो सी माइंस है उसे बिछा रखा है, इससे जहाजों को नुकसान पहुंच रहा है। जबकि हाल में ही अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर जो भी जहाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस पर अमेरिका ने दबा के हमला किया, जिसमें 3 भारतीय जहाज भी शामिल है। भारत ने इस पर कड़ा रुख जताया। पलट के मार्को रूबियो ने पता है क्या कहा, यह नियम सबके लिए है। मतलब भारत के लिए बड़ा शर्म का विषय है कि मतलब कोई भी देश आके हमें ऐसे कह दे रहा है। हमें याद आ रहा है 2013 का वो दौर, जब एक घटना हुई थी ना अमेरिका में भारतीय नागरिक के साथ, अमेरिकी दूतावास के आगे से सुरक्षा हटा ली गई थी। वो न्यूज आज भी चलता है तो याद आता है पुराना दौर। खैर छोड़िए, हॉर्मुज को खोलने की बात कर रहा है। हॉर्मुज पहले भी खुला था, युद्ध से पहले, युद्ध के बाद भी खुला है। क्या मिला है आप डिसाइड कीजिएगा। 30 दिनों में व्यापार की पूर्ण बहाली। हॉर्मुज से 30 दिनों में व्यापार की पूर्ण, युद्ध से पहले भी हॉर्मुज से व्यापार हो रहे थे, युद्ध के बाद भी हो, देखते जाइए। अमेरिकी नाकाबंदी और प्रतिबंधों से राहत। नाकाबंदी पहले नहीं थी, प्रतिबंध पहले था ईरान पे, अब ईरान को उन प्रतिबंधों से राहत मिली। सबसे बड़ी शर्त इसने ये मनवा ली है। ठीक, अब देखिए परमाणु हथियार ना बनाने की गारंटी। यहां थोड़ा अमेरिका को एज मिलते हुए दिख रहा है। एज इस मामले में मिलते हुए दिख रहा था, अमेरिका को बार बार डाउट हो रहा था कि ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो हमारे लिए दिक्कत की बात है, इसीलिए युद्ध छेड़ा गया। हालांकि ईरान के जो शीर्ष नेता थे अयतुल्ला खामनेई, इन्होंने बार बार कहा था इस बात को कि परमाणु बम मानवता के खिलाफ है और हम इस प्रकार का कोई भी हथियार नहीं बनाएंगे। ठीक, फिर भी इजराइल को डाउट था कि ये जो 80% एनरिच्ड यूरेनियम है इनके पास, वो अगर 90% हो गया और 100% हो गया तो परमाणु हथियार बनाने के लिए सक्षम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पाकिस्तान की मध्यस्थता, इसमें छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट है पाकिस्तान की मध्यस्थता। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने चौधरी बनकर उभरा है। यह मध्यस्थता एक्चुअल में पता है किसको करानी चाहिए, भारत को करानी चाहिए। हमारा ईरान के साथ भी अच्छा संबंध था, और ये जो ट्रंप है ना, मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब कितने दोस्त हैं, इन्होंने टैरिफ लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, हमारे जहाजों को निशाना बना रहा है। अब सोच के देखिए कैसी दोस्ती है और क्यों इन रिश्तों में खटास आई है। ठीक, खैर 60 दिन का सीजफायर होगा इनिशियल, देखा जाएगा कि दोनों देश किसी पे हमला तो नहीं कर रहे हैं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहे, फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। अगली बड़ी खबर है, अगली स्लाइड है, यूएन की निगरानी में परमाणु हथियार कार्यक्रम पर पूर्ण रोक। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने अभी G7 जो होस्ट कर रहे हैं उसी में उन्होंने कहा कि जो ईरान का जो परमाणु हथियारों का निशस्त्रीकरण हो रहा है ना, वो यूएन की देख रेख में हो।
इस खबर को हमने 4-5 दिन पहले ब्रेक किया था, आपको बताया था कि कैसे पूरी देश और दुनिया के लोग जो तमाम बड़े नेता हैं वो ये मांग कर सकते हैं कि यूएन की निगरानी में निशस्त्रीकरण हो। ठीक, अब देखिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, ये कह रहा है कि 14 एमओयू साइन हुए हैं आज। अब 14 एमओयू क्या है? ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध बंद होगा। पहला शर्त क्या है? ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध बंद होगा। यहीं पे खोज फंसेगा। लेबनान से इजराइल ने कह दिया कि हम अपनी सेना नहीं हटाएंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है कि अमेरिका बिना हमसे पूछे कोई भी डील करके आ जाए। सीखिए, भारत को मैं कहूँगा, भारतीय राजनयिक को और भारतीय जो ये कहते हैं ना डिप्लोमेट, सीखें इजराइल से अपने स्टैंड पे कैसे कायम रहना है। कह रहा मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो कि जो कहोगे वो मैं मानूंगा। ठीक, दूसरा क्या है? अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध नहीं शुरू करने की गारंटी देंगे। ईरान ने कहा है कि तुम फिर से गारंटी दो कि कोई युद्ध नहीं करोगे। तीसरी बड़ी खबर क्या है? अमेरिका इजराइल और सभी से भी सुरक्षा की गारंटी देगा। अमेरिका यह गारंटी देगा कि इजराइल तुम पे हमला नहीं करेगा, माई गारंटी है। ठीक, हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जाएगी, ये भी एज है। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां खत्म की जाएंगी। ईरानी जहाज कहीं भी व्यापार नहीं कर सकते थे, 2-3 देशों को छोड़ दिया जाए, जिसमें पाकिस्तान था, भारत था, चाइना से भी उसके कुछ होते थे, और बाकी मिडिल ईस्ट तो पास में ही है तो अपना कर रहा था। अब ईरानी जहाज की पहुंच यूरोप तक होगी, अब ईरानी जहाजों की पहुंच अफ्रीका तक होगी, अब ईरानी जहाजों की पहुंच पूर्व एशिया तक होगी, जापान तक होगी। ठीक, 60 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। 8वां पॉइंट क्या है? ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। युद्ध से पहले आपने प्रतिबंध लगाया था, 7 साल से आपने जो किया था ना, सबको माटी कर दिया है। आप कह रहे थे कि हम ईरान की सारी संपत्तियों को जो विदेश में रखे गए उसको फ्रीज किया गया है, उसके अकाउंट होल्ड कर दिए गए थे, अब उन सबको ये रिलीज करेंगे। समझ रहे हैं ना बात? शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा पहले। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई एक बार में हम फ्रीज जो किए हैं उसको नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। ठीक, करोगे ना भाई, आज करो कल करो, करना तो है ही। ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, धीरे धीरे जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं सबको हटाया जाएगा। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंधों के हटाने पर बातचीत करेगा। अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आयात के बदले में सैन्य गैजेट्स कम करेगा। अब देखिए, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का अपना कमिटमेंट दोहराएगा। 60% समृद्ध यूरेनियम के मुद्दे पर आगे बातचीत होगी। इसके पास, ईरान कह रहा है कि मेरे पास 60% इनरिच्ड यूरेनियम का भंडार मौजूद है। इजराइल कह रहा है कि तुम्हारे पास 90% एनरिच्ड यूरेनियम है। 60% से काम चल जाता है। बिजली बनाने के लिए यूरेनियम 238 को जब एनरिच किया जाता है तो 235 में कन्वर्ट होता है। ये फिजिक्स में आप या फिर केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। ठीक, तो ईरान कह रहा है कि मेरे पास 60% इनरिच यूरेनियम है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि नहीं, तुम्हारे पास 90% है, हमको ऐसा डाउट है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है। 60 दिनों की औपचारिक वार्ता होगी जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी। यह जो मसौदा है ना, ईरानी मीडिया के अकॉर्डिंग आया हुआ है, भास्कर ने इसको छापा है। ठीक, अब देखिए इजराइल का इस पे क्या रुख आया है। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इतमार बेन ग्वीर। इन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, इजराइल एक आजाद देश है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता है। वी आर इंडिपेंडेंट। सीखिए मोदी जी अपने दोस्त नेतन्याहू से, कैसे अपनी बातों पे कायम रहा जाता है और जब जरूरत पड़े तो हमले किए जाते हैं। ठीक, इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया अमेरिका ईरान 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वाशिंगटन के बीच पहली हाई लेवल बैठक होगी। देखिए, एक समय था जब ईरान और अमेरिका बड़ा क्लोज हुआ करते थे, जब ईरान में शाह राजा पहलवी के जो फादर थे उनकी सरकार हुआ करती थी। कहा जाता है कि वो अमेरिका ही समर्थित सरकार थी, लेकिन जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, शाह राजा की जो परिवार था उसको उखाड़ फेंका गया, वो अमेरिका जाके बस गए।
फिर जो वहां की सरकार आई ना, उसने इजराइल और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर क्या है। ये है अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से निकल के सामने आ रहा है। आज क्या हुआ है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ये आ रहे थे भारत। इनका नाम है जायद उर रहमान। ये भारतीय महासागर रिम संघ की सीनियर अधिकारियों की समिति सीएसओ की 28वीं बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। अब एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया। इनके पास जो था वो राजनयिक पासपोर्ट नहीं था, लोकल पासपोर्ट था। अब ये जो है सुरक्षा एजेंसियों की पहले से रडार पर थे। इन्हें आते ही पूछताछ की गई, 3 घंटे तक करीब करीब इनसे पूछताछ हुई। शायद ये वापस लौट गए, मैं कंफर्म नहीं हूं, आप कंफर्म कर लीजिएगा। शायद ये वापस लौट गए हैं। इसके बाद शुरू हुआ है कांड ये हुआ है कि भारतीय उच्चायुक्त हैं, उप उच्चायुक्त, डेप्यूटी हाई कमिश्नर ये हैं, इनका नाम है पवन बाढ़े। इनको बांग्लादेश की सरकार ने बुलाया है और तलब किया है। तलब करना एक तरीके का डिप्लोमेटिक चैनल का एक हिस्सा होता है जिसमें आप अपना विरोध दर्ज कराते हैं। ठीक, जावेद के करीबी लोगों का कहना है कि उनका नाम भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की एक निगरानी सूची वॉच लिस्ट में था, जिसके कारण उनकी अतिरिक्त जांच की गई। उनका आरोप है कि भारत विरोधी सामग्री बनाने या प्रसारित करने के आरोप की वजह से उनका नाम इस सूची में डाला गया था। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और ना ही इस बात का खंडन की है। देखिए कभी कभी ना मतलब हाँ होता है। ठीक, समझ जाइए आगे आप। अब ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है फ्रांस की शहर नीस से। मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं, किसके साथ? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनके साथ। अब यहां पे क्यों गए हैं मोदी जी भाई? तो G7 का समिट हो रहा है। आप जानते हैं G7 बड़े देशों का एक समूह है, भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अतिथि के तौर पे शामिल होता है। अब देखिए मामला क्या हो रहा है। यहां गए तो हैं तो कुछ काम की बात कर लेते हैं। तो 114 और राफेल डील होने वाला है फ्रांस के साथ। अब इसमें भारत चाहता है ना कि 60% जो पार्ट पुर्जे है ना वो भारत में बने। युद्ध के समय सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सामने वाला देश मना कर देता है कि भैया हमें तो बनाने में 2 साल का समय लग जाएगा, हम तुम्हें कैसे इसकी डिलीवरी उपलब्ध कराएं। अब यहाँ दिक्कत ये होता है, अगर स्वदेशी क्षमता होती है ना तो युद्ध के समय आप उसे असेंबल कर लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। अगर टेक्निकल फॉल्ट आई तो आपको उस देश के इंजीनियर्स को नहीं बुलाना पड़ता है, आपके इंजीनियर खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। ठीक, खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। या फिर अगर जल्दी हो, बहुत जरूरत हो, तो युद्ध स्तर पे काम करके उसे जल्द से जल्द बना लिया जाता है और डिलीवर कर दिया जाता है। भारत चाहता है कि राफेल 60% स्वदेशी रहे। 24 राफेल फ्रांस से भारत आएंगे, 90 राफेल जो है वो भारत में बनेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, राफेल 36 हमारे पास हैं ऑलरेडी। इतने ये कारगर है ना कि भारत ने अपनी नेवी के लिए भी राफेल की डील कर लिया है। विमानों में 60% तक स्वदेशी पुर्जे लगाने की तैयारी है। भारत चाहता है कि अपने मिसाइल और सिस्टम राफेल में खुद जोड़ सके। भारत का जो अपना इंडिविजुअल सिस्टम है ना, नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, रडार सिस्टम, ये चाहता है कि हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या होता है ना कि मान लीजिए कि एक फ़ोन है, उसकी एक क्षमता है कि वो 100 मेगापिक्सल तक देख सकता है, 100 मेगापिक्सल की उसकी कैमरा क्वालिटी है, बैटरी है 5000 mAh। दूसरा कोई फ़ोन है, उसकी बैटरी है 4000 mAh और उसके पास भी है 80 मेगापिक्सल। दोनों फ़ोन को लाइए, खोलिए, बैटरी एक्सचेंज कर लीजिए। उससे क्या हो गई, एक फ़ोन की क्षमता बढ़ गई। तो ऐसे ही डील होता है जब भी आप अपने हथियार को इंटीग्रेट करते हैं किसी दूसरे देश के हथियार में तो उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। इसके लिए इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट ICD पर जोर दिया जा रहा है। भारत को अभी राफेल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सोर्स कोड की पहुंच नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है सोर्स कोड, भारत यही हासिल करना चाहता है और कोई भी देश अपना सोर्स कोड साझा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जब आपके पास उसका सोर्स कोड आ जाएगा ना, आप उसे बना लेंगे। ठीक, यही चाबी होती है। फ्रांस के जवाब के बाद तकनीकी और कीमत पर बातचीत होगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। जैसे ही फ्रांस इस पे आगे बढ़ेगा, यहां से कैबिनेट की अप्रूवल ले ली जाएगी और डील हो जाएगी। अब देखिए ये आखिरी खबर है बांग्लादेश के गायबांधा जिले से। यहां 82 फीट की ऊंची भगवान राम की प्रतिमा को बनाया जाना था। अब इसकर लेकर कट्टरपंथी जो वहां के जमात, अब देखती बांग्लादेश की आबादी 92% मुस्लिम हो गई है। जाहिर सी बात है अब जो 8% हिंदू बचे हैं वहां पे कितना दिन बचे रहेंगे, सर्वाइवल का इशू है। जैसे ही आबादी बढ़ती है वहां के जो अल्पसंख्यक होते हैं वो
कितने दिन लोग अल्पसंख्यक रहते हैं इनको कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ दिनों के बाद वो कन्वर्ट होकर बहुसंख्यक में बन जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। खैर, अब ये जो है भगवान राम की मूर्ति बनाई जानी थी। यह प्रतिमा श्री श्री राधा गोविंद और काली मंदिर परिसर में बन रही थी। प्रतिमा समिति ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अस्थायी रोक बताया, लेकिन इसकी असली वजह कट्टरपंथी संगठनों का दबाव बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे कट्टरपंथी संगठनों ने अधूरी संरचना गिराने तक की मांग की है। इमाम उलेमा परिषद ने प्रोजेक्ट पूरी तरह रद्द करने, भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की रोक लगाने और फंडिंग की भी जांच करने की मांग की है। सोच के देखिए उस देश का हाल क्या होगा जहां की बहुसंख्यक आबादी कह रही हो कि तुम अपना मंदिर नहीं बना सकते हो। सोच के देखिए। और एक भारत है, भारत की बहुसंख्यक आबादी सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती है। भारत एकमात्र ऐसा बहुसंख्यक देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी ही कन्वर्ट होती है। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया का उदाहरण है कि बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों का दमन किया है, शोषण किया है, लेकिन भारत में आप देख लेंगे ना तो अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक का कन्वर्जन करा लेते हैं। कश्मीर से उठाकर भेज देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अगर किसी को बोला जाता है तो वो कश्मीर है। ठीक, अब देखिए ये बता दें कि निर्माण की शुरुआत 2025 की शुरुआत में निजी फंडिंग से शुरू हुआ था। परिसर में पहले से 100 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है। इसमें 30 फीट का शिव प्रतिमा और 53 फीट की कृष्ण प्रतिमा भी शामिल है। राम प्रतिमा को एशिया की सबसे बड़ी राम प्रतिमा के रूप में पेश किया जा रहा था। इस परियोजना पर 17 करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च होने वाले थे। यह पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खराब लगे तो कमेंट करके बताइए, हम सुधार करके आपको फिर से उसमें बदलाव करके दिखाएंगे। धन्यवाद।